आज जो ऑक्सीजन का संकट है, मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने पैदा किया है और अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके लिए वो ही जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी इसमें हमेशा सामने आती है। पूरी दुनिया देश में हमारे देश के बारे में कह रही है कि हिंदुस्तान जो है एक नाकाबिल लोगों के हाथ में चल रहा है। ये जो ऑक्सीजन की कमी है, ये जानबूझकर मोदी सरकार ने पैदा की है। मोदी जी ने कमर कस ली है, सारा मीडिया कहता है कि कमर कस ली है तो अब जो ऑक्सीजन आ जाएगी। अब ये सवाल आता है कि कमर कसने से ऑक्सीजन कैसे आ जाएगी? ऑक्सीजन तो मशीन से आएगी। मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का जो फंड था वो खर्च नहीं किया, एक ही ठेकेदार को सारा ठेका दे दिया और ठेका देने के बाद उस ठेकेदार ने सरकार से पैसा लिया, लेकिन कहीं भी उससे ऑक्सीजन नहीं लगाई। केंद्र सरकार ने सारी चीजें जो है आपदा में अवसर मानकर जो है एपिडेमिक एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अपने अंतर्गत ले ली। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम और हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। लॉकडाउन चल रहा है तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना लें और स्काइप के जरिए आपस में बातचीत करें। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जैसे हम पालन कर रहे हैं आप भी करें। अब हम बात करेंगे अपने आज के मुद्दे पर और मुद्दा यही है कि ऑक्सीजन की कमी, और वो भी इतनी ज्यादा कमी कि सरकार बौखला गई कि करे तो करे क्या। कई सारे देश आगे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कोर्ट बार बार कह चुका है कहीं भी से भी लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। सर आपका क्या कहना है, जो हालात गुजर रहे हैं और मोदी सरकार की किस तरह की नीति चल रही है? पीएम केयर फंड अब लेके आए हैं इतने देर बाद। देखिए, ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है जी। पानी से ज्यादा जरूरी है आदमी के लिए सांस लेना, और सांस लेने के जरूरी है कि ऑक्सीजन उसे मिलती रहे। प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि हर आदमी को, हर जानवर को, हर पेड़ पौधे को ऑक्सीजन मिलती रहे, और यहाँ तक कि मछलियों तक को जो है पानी से ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन के बिना जीवन जो है असंभव है, और ये बात जो है कोरोना से पहले भी हम लोग जानते थे, और जब कोरोना शुरू हुआ तब भी आपने देखा होगा कि देश में जो है शुरू में भी यही बात हुई थी कि देश में वेंटिलेटर की कमी है। जब कोरोना शुरू हुआ, अस्पतालों में जब मरीज आ रहे थे तो उनको ऑक्सीजन देने की कमी थी, उनके दवाइयों की कमी थी, अस्पताल में बेडों की कमी थी। तो जब कोरोना शुरू हुआ तब हिंदुस्तान में सबसे पहला काम ये किया गया कि वेंटिलेटर जो है खरीदे जाए। देश में उस समय 50,000 वेंटिलेटर थे, और जबकि उस समय जरूरत ही मानी गई थी कि 1,65,000 वेंटिलेटर अस्पतालों में होने चाहिए। इसीलिए ये माना गया कि लोगों को ऑक्सीजन मिले तो बेड मिले, तो बेड और ऑक्सीजन इमरजेंसी में जब भी कोई आदमी जाता है तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि उसकी प्राण रक्षा की जा सके। अब ये सवाल आता है कि 400 दिन बाद जब मोदी जी ने देश में लॉकडाउन किया, आज हम देखते हैं कि देश की हालत जो है आज से 400 दिन पहले से भी बदतर हो गई है। अब बदतर इस हालत में हो गई है कि ये सारी की सारी जो आपदा है ये मोदी जी और उनकी सरकार की पैदा की गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पिछले साल अप्रैल में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ नीति आयोग था, उसने ये कहा था कि देश में 132 ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए, और तब ये माना गया कि उसका टोटल खर्चा जो है 200 करोड़ रुपए होगा, और वो जो है केंद्र सरकार जो है देश में विभिन्न स्थानों पर लगाएगी। जैसे दिल्ली में उन्होंने 8 स्थान तय किए थे कि 8 अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन के प्लांट होने चाहिए ताकि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। अब जो है मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का जो फंड था वो खर्च नहीं किया, एक ही ठेकेदार को सारा ठेका दे दिया, और ठेका देने के बाद उस ठेकेदार ने सरकार से पैसा लिया, लेकिन कहीं भी उससे ऑक्सीजन नहीं लगाई। सिर्फ 32 प्लांट जो है आज के दिन काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ऐसी हालत में 130 प्लांट जो पूरे देश में लगने चाहिए तो वो नहीं लगे, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी देश में हुई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मोदी सरकार हमेशा एक फायर फाइटिंग मोड में रहती है कि जब आग लगे तब कुआं खोदो, जब एक चीज की कमी पैदा हो जाए तब उसके लिए मोदी सरकार दिखाती है कि हम जो है बड़ी आपदा में अवसर ढूंढते जो है बड़ी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि कार्रवाई के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि मोदी जी ने कमर कस ली है, सारा मीडिया कहता है कि कमर कस ली है तो अब जो ऑक्सीजन आ जाएगी। अब ये सवाल आता है कि कमर कसने से ऑक्सीजन कैसे आ जाएगी? ऑक्सीजन तो मशीन से आएगी, उसका एक प्रोसेस है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार हमेशा जो है सारा श्रेय मोदी जी को लेने के लिए रहती है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 551 प्लांटों की मंजूरी दी, इसके लिए देश का हेल्थ मिनिस्टर और पीयूष गोयल दोनों जो है मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। अब इन मूर्खों से पूछो कि तुम सरकार का हिस्सा हो, तुम्हारी कमी है, ये तो ऐसे है कि अगर 2 लोगों की कमी हो तो एक कहेगी वाह वाह देखो राम स्वरूप ने क्या अच्छा काम किया, दूसरा कहेगी फल स्वरूप ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे भाई, तुम्हारी वाहवाही में जो मरीज है उसकी जान निकल रही है, उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
तो इस हालत में आप देखिए कि ऑक्सीजन को आज के समय में जो एक तरह से प्राणदायक की जगह जो है प्राण लेवा बना देने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। और मजे की बात है कि मीडिया जो है मोदी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मेरा दूसरा कहना है कि ये जो ऑक्सीजन की कमी है ये जानबूझकर मोदी सरकार ने पैदा किया। ये इसलिए पैदा की कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मई 2018 में स्टरलाइट का एक प्लांट था कुकुथड़ी में, जो तमिलनाडु में जगह है जहाँ पर जो है स्टरलाइट जो है तांबे का प्रोसेसिंग करती थी और तांबा बनता। तो वहाँ पर जो है तांबे से जो विषैले गैसें निकलती थी उससे कई लोगों को वहां पर जो है कैंसर हो गया, लोग मरने लगे। और जब मरने लगे तो वहां पर लोगों ने आंदोलन किया और मई 2018 में वहां 13 लोगों की गोली चलने से मौत हुई। उसके बाद उस प्लांट को बंद कर दिया गया। जब वो प्लांट बंद हो गया तो आप देखिए वो प्लांट किसका है, वो प्लांट जो है वेदांता का है। वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है, अनिल अग्रवाल की वो कंपनी है जो 2000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे चुकी है। अब ये चंदा लिया है, चंदा खाया है, तो पूरे के दौरान जो है मोदी जी बार बार कहते हैं आपदा में अवसर। तो उन्होंने आपदा में अवसर बनाया कि अगर देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो देश में लोगों में हाहाकार मचेगा, प्रेशर बढ़ेगा और तब हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगवा देंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है मिलजुल कर जो है उस जो स्टरलाइट का कारखाना से खोलने की अनुमति दे देंगे। अब जो है आप अचानक देखिए कि 16 अप्रैल को देश में जो है ऑक्सीजन की कमी होने की बात होती है तो नीति आयोग का वही ग्रुप, एम्पावर्ड ग्रुप, कहता है कि 50,000 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन हमें विदेशों से मंगानी पड़ेगी। और ये खबरें छन छन कर जब बाहर आती हैं तो लोगों को पता चलता है कि देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं जी हमें जो है ऑक्सीजन चाहिए, लोग मर जाएंगे। उससे धीरे धीरे एक पैनिक क्रिएट हो गया और पैनिक इतना क्रिएट हो गया कि जिसे ऑक्सीजन मरीज को चाहिए नहीं थी उसे भी कहा कि होर्डिंग कर लो, मैं ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद दो। और दूसरी ओर जो व्यापारी है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है उन्होंने भी कहा ये आपदा में अवसर है, मोदी जी ने दे दिया है, तो उन्होंने भी उनकी होर्डिंग शुरू कर दी। जो 2000 रुपए का ऑक्सीजन था वो लोगों ने 20,000, 25,000, 50,000 में बेचने लगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेमडेसिविर जो दवाई है वो जो है केंद्र सरकार तय करती है किस राज्य को कितना उसका कोटा मिले। केंद्र सरकार ये तय करती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले। केंद्र सरकार ने सारी चीजें जो है आपदा में अवसर मानकर जो है एपिडेमिक एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अपने अंतर्गत ले लिया है। सारे फैसले जो है 8 कमेटियां जो करती हैं और जो नीति आयोग की कमेटियां हैं और उस कमेटी का प्रमुख जो है वो एक ही आदमी है, वो नरेंद्र मोदी है। तो उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया और सेंट्रलाइज करने के बाद जो है वो ये दिखाना चाहते थे कि हर चीज जो है मोदी दे रहा है। मोदी आपको जो है ऑक्सीजन दे रहा है, मोदी आपको दवाई दे रहा है, मोदी आपको वेंटिलेटर दे रहा है, मोदी आपको अस्पताल में बेड दे रहा है, मोदी आपको एम्बुलेंस दे रहा है। लेकिन एक आदमी के भरोसे जब आप सारी बात लग जाती है तो वो आदमी जिसपे आप भरोसा कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो जाकर जो है बंगाल में कहता है दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। तो उसका मतलब यह है कि ओछे आदमी को आपने इतनी ज्यादा गंभीर जिम्मेदारियां दे दी हैं कि उसने जो है देश के पूरे तामझाम को खराब कर दिया। अब मैं फिर आता हूँ लौटकर स्टरलाइट के कारखाने के बारे में कि जब 16 तारीख को यह हुआ कि देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग मरने लगे हैं। लोगों ने देखा कि दिल्ली में गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली का सबसे वेल इक्विप्ड और बड़े लोगों का अस्पताल है उसमें 25 मरीज ऑक्सीजन न मिलने से मर गए। जयपुर गोल्डन में 25 लोग मर गए, जबलपुर में लोग मर गए, आप देखेंगे कि लुधियाना में लोग मर गए, यूपी में लोग मर रहे हैं, बहराइच में और जगह लोग मर रहे हैं। तो हजारों लोग जब मर गए तो इन्होंने जो है षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक अभाव का वातावरण बनाया और हरीश साल्वे जो कि स्टरलाइट कंपनी के 2005 से वकील हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दे दी कि इसको सुना जाए क्योंकि लोगों की जान को खतरा है और स्टरलाइट की फैक्ट्री चलेगी तो 1050 मीट्रिक टन जो है गैस हमारे देश के लोगों को मिलेगी और उनकी जान बच जाएगी। तो एक षड्यंत्र के तहत ये हुआ। कोर्ट ने क्या किया, आप देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने हरीश साल्वे को जो कि स्टरलाइट का वकील है, जिसे स्टरलाइट की एप्लीकेशन लगाई है, उसे ही अमिकस क्यूरी बना दिया, उसे ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना दिया। यानी कि जो वादी है जो अपनी एप्लीकेशन लेके आया है उसको ही कह दिया कि तू हमारा भी वकील है। इसका मतलब क्या होना था कि षड्यंत्र जो है पूरी तरह से पर्दाफाश होना था। लोगों को पता चल गया, लोगों ने कहा कि भाई हरीश साल्वे जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है जो स्टरलाइट कंपनी का मालिक है, जो कि स्टरलाइट कंपनी इस मामले में जो है पक्ष है। और ऐसी हालत में जो है देश के उस समय के प्रधान न्यायाधीश मिस्टर अरविंद बोबड़े को जो है अपने कदम पीछे खींचने पड़े और हरीश साल्वे को अमिकस क्यूरी से इस्तीफा देना पड़ा। तो इन सब हालत में देखिए कि जो पैनिक क्रिएट किया गया
जिसकी लोगों को उम्मीद दी थी, सरकार को उम्मीद दी थी, ये जैसे जैसे होता है कि अचानक आप कहीं भूस में आग लगा दें, तो आप ये नहीं सोच सकते कि भूस में आग उतनी रहेगी जो कंट्रोल रहेगी। आग तो कहीं भी फैल सकती है, हवा चलेगी तो पूरा का पूरा जो खलियान खेत सब जल जाएंगे। तो ऐसे ही जो है पैनिक फैला, तो पैनिक क्या हुआ कि कई मल्टीपल पैनिक फैल गए। एक फैल गया कि दवाइयां नहीं है, दूसरा फैल गया कि ऑक्सीजन नहीं है, तीसरा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, चौथा है कि आईसीयू में जगह नहीं है, पांचवा ये है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान में जगह नहीं है, छठा ये हो गया कि एम्बुलेंस नहीं है, शव वाहन ले जाने वाली गाड़ियां नहीं है, लकड़ियां नहीं है, जमीन खोदने के लिए आदमी नहीं है। तो ये सारा का सारा देश का जो पूरा ढांचा है वो एक तरह से जो पहले भी आप कहेंगे जर्जर था, वो एकदम से धराशायी हो गया। और आज पूरी दुनिया देश में हमारे देश के बारे में कह रही है कि हिंदुस्तान जो है एक नाकाबिल लोगों के हाथ में चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी करने गए थे, तो वहां उन्होंने कहा था सब चंगा सी। कई लैंग्वेजों में कहा, गुजराती में भी कहा चंगा सी, तमिल में भी कहा चंगा सी। और चंगा सी का मतलब यह है कि पैसे खर्च करके आपने लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे करके, करोड़ों रुपए खराब करके जो आपने चंगा सी की बात बनाई थी, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज पे छाप देता है कि लाशें जल रही हैं, लाशों के लिए जगह नहीं है, और लाशें ऐसे धू धू कर चल रही हैं, सड़क पर चल रही हैं, फुटपाथ पर चल रही हैं, जंगल में चल रही हैं, और लाशों की गिनती जो है अपरंपार है। ऑस्ट्रेलिया का अखबार जो है वो क्या करता है, वो दिखाता है कि मरा हुआ हाथी है जो भारत का प्रतीक है, उसके ऊपर मौत बैठी हुई है। वो कह रहा है कि मोदी को बैठा के, वो कह रहा है मौत हिंदुस्तान के ऊपर बैठ गई है। तो ऐसी हालत में मोदी जी की अक्षमता, मोदी जी का अति राष्ट्रवाद और मोदी जी का अज्ञान, इन सब ने मिलकर जो है देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। और हम देख रहे हैं कि देश जो है बर्बादी की उस दर पर आ गया है कि जहां पर जब अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है 551 नए ऑक्सीजन प्लांट की अनुमति दे रहा हूँ, तो सवाल ये है कि 400 दिनों से तुम्हें रोका किसने था? तुम्हें किसने कहा था कि 103 जो प्लांट की अनुमति दी है तुमने क्यों नहीं बनाया? तो जनता के पैसे, जी जनता के पैसे थे उसमें भी इतना, जी हाँ जी, मैंने कहा जनता के पैसे थे उसमें भी इतना टाइम लगा है डिसीजन लेने में। नहीं, ऐसा है, वो एक छवि क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक नायक की छवि गढ़ी जाती है कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, पहले खुद ही होर्डिंग कर लो, फिर लोगों को अनाज न मिले, फिर जाके जो मसीहा बनने के लिए क्या तरीका है कि या तो वास्तव में मसीहा हो या मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं। तो आप बताओगे कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है, लो मोदी आ गया, ये ऑक्सीजन। हाँ, विजय गोयल लिख रहा है कि महामानव है मोदी जी। वही उसकी एक हीरो वर्शिपिंग की बनाने के लिए कि अगर मोदी नहीं होता, उनके चेले जो है, शिष्य जो है, भक्त आज भी कहते हैं अगर मोदी नहीं होता तो लाखों लोग मर गए होते। अब देखो मोदी है तब भी लाखों लोग वैसे ही मर रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो है, जब आप जो है एक फिल्मी फंतासी को, फिल्म की जो फैंटेसी होती है उसको अगर रियल लाइफ में ही दोहराने लगे, तो आप जो है उसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आदमी के और व्यवस्था की एक सीमाएं होती है। उन सीमाओं को आप जो है कल्पनातीत एक बड़े महान के रूप में दिखाने लगे कि मोदी है तो सब कुछ संभव है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मोदी भी हमारी तरह हाड़ मांस का पुतला है। उसकी उम्र 70 साल हो गई है, वो भी वैसी बेवकूफियां कर सकता है जैसी हम कर सकते हैं। लेकिन मोदी को दिखाना कि मोदी जो है किसी तरह की गलती नहीं कर सकता, तो एक तरह से इतिहास में उसको आप एक ऐसा आदमी दिखा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। और इसीलिए आज हिंदुस्तान की हालत जो खराब है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है, उसके लिए नीति आयोग जिम्मेदार है, उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, उसके लिए हिंदुस्तान का जो चुनाव आयोग है वो जिम्मेदार है, और इसके लिए जो है हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो भी जिम्मेदार है। और मैं कहूंगा कि IAS IPS जो है वो जो है अब अपने स्व विवेक से काम नहीं करते, वो तो सरकार के कठपुतले हैं। वो समझते हैं कि जो ऑर्डर आया उसको पालन करो, तो अपनी जान को जोखिम में डालो। तो इसलिए अंततः आज जो ऑक्सीजन का संकट है, मैं कहता हूं कि मोदी जी ने पैदा किया है और अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके लिए वो ही जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी इसमें हमेशा सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने ये पूरा ऑक्सीजन का जो खेल खेला गया इनके द्वारा और जो पैनिक फैला गया उस बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी दी और जनता पे छोड़ देते हैं। फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।